लोकसभा का चुनाव जीतना था तो पुलवामा का हमला किया, 44 जवानों की डोज दे दी। अगर रियलिटी में यह हमला असली होता तो राहुल गांधी लठ चढ़ा देता, संसद भवन में खड़ा होके संसद में चिल्ला चिल्ला के ये बीजेपी की नाकामी है, मोदी जी की नाकामी है, अमित शाह की गृह मंत्री की नाकामी है। प्रशांत किशोर ने अपने इंटरव्यू में बता दिया था कि जवानों की शहादत वाला कोई एपिसोड बीच में आ सकता है बंगाल का चुनाव जीतने के लिए। कोयला घोटाले की वजह से ममता बनर्जी अपने पैर तुड़वाने का नाटक करके व्हील चेयर पे घूम रही है, क्योंकि वो बहाना तलाश कर रही है कि प्रचार ना करना पड़े। ये नेताओं का खेल है। इनकी नजरों में शहादत को मायने नहीं रखती। ये बेरहम राक्षस हैं। चुनाव जीतने के लिए किसानों की भी हत्या हो सकती है, जवानों की भी हत्या हो सकती है। नक्सल हमला हुआ जवानों पे बीजापुर में। तो मैं आप सबसे एक बात पूछता हूं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? भारत में रेलगाड़ी अगर पटरी से उतर जाए, कोई रेल दुर्घटना हो जाए और किसी रेल यात्री के खरोच भी आ जाए तो रेल मंत्री का इस्तीफा मांग लिया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। ये तो सबको पता है। बीजेपी सरकार में भी अभी हाल फिलहाल में एक दो रेल दुर्घटनाएं हुई तो रेल मंत्री का इस्तीफा ले लिया गया। तो 23 जवान शहीद हुए। मैं 2 सवाल आपको दे रहा हूं। 23 जवान शहीद हुए, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और अगर गृह मंत्रालय इस चीज के लिए जिम्मेवार है तो क्या अमित शाह जी का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? इस बारे में आप लोग चिंतन कीजिएगा, मुझे तो पता नहीं है इसका जवाब। फिर देश की जनता ये भी पूछ रही है, शेयर कीजिएगा लाइव अगर अच्छा लगे तो, ताकि बात दूर तक जानी चाहिए। अमित शाह जी के मोबाइल पे मेरा लाइव आ जाना चाहिए। वो मुझे कौसे मनी मन की हेमंत फोगाट, तू मुझे भी नहीं छोड़ रहा, ये बात होनी चाहिए। तो लाइव शेयर करना पड़ेगा इसके लिए। अब देश की जनता ये पूछ रही है कि चीन के बॉर्डर पे जवान शहीद होता है तो समझ में आता है कि चीन हिंदुस्तान का मुकाबला है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे जवान शहीद होता है तो देश की जनता को समझ में आता है कि 2 देशों का टकराव है। ये बीजापुर नक्सल एरिया जो है, मेरे को नहीं पता क्या है। मैं आप सबसे फिर एक और सवाल कर रहा हूं, ये चीन में है या पाकिस्तान में? ये वाला हिस्सा जहां पर नक्सल हमला हुआ है जवानों पे, देश की जनता ये जानना चाहती है मोदी जी से और बंगाल के चुनाव प्रचार में व्यस्त देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी, जिनके पास देश के इंटरनल मामलों को देखने का समय नहीं है। बंगाल में दीदी 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 करने का टाइम है इनके पास। एक वो खालिद का गाना है ना, दीदी दीदी ए दीदी दीदी दीदी, वो वाली तरह ये बंगाल में दीदी दीदी करते घूम रहे हैं बीजेपी वाले। देश में शहादत हो गई जवानों की, क्यों हुई, ऐसे हालात क्यों बने, इसका जिम्मेवार कोई नहीं है। लोकसभा का चुनाव जीतना था तो पुलवामा का हमला किया, 44 जवानों की डोज दे दी। 44 जवान शहीद हुए पुलवामा हमले के नाम पे, और लोकसभा चुनाव जीता गया। अंबानी के घर के बाहर एक कार में कुछ छड़ें मिल जाती हैं बारूद की, या पता नहीं विस्फोटक छड़ें मिल जाती हैं, तो कार किसकी थी ये भी पता कर लिया।
किसने किसको मारा ये भी पता कर लिया, वाजे तक पहुंच गए, मतलब वहां तक पहुंच गए जहां तक यमराज नहीं पहुंच सकता। लेकिन पुलवामा हमले में आरडीएक्स जो स्कॉर्पियो में आया था जवानों को शहीद करने के लिए, वो किसने भेजा था, कहां से आया था, कौन उसके पीछे था, आज तक नहीं पता चला। ये देश की जनता के मन के सवाल है, मेरे मन के सवाल नहीं है। यानी कि सरकार चाहेगी तो दोषियों को पकड़ेगी और सरकार नहीं चाहेगी तो दोषियों को नहीं पकड़ेगी। अब लोकसभा का चुनाव था तो पुलवामा जैसा हमला हुआ, 44 जवान शहीद हुए, देश में देशभक्ति की लहर चली, चुनाव बीजेपी के पक्ष में, ये तो सारे देश को पता है। अब क्योंकि चुनाव राज्य का था तो एक छोटा हमला नक्सलवाद के नाम पे बीजापुर में हो गया। वहां पर 44 जवान शहीद नहीं हुए, सिर्फ 22 जवान शहीद हुए, यानी कि डोज आधी थी। लोकसभा का चुनाव होता तो हो सकता है फिर से 50 जवान किसी बहाने सर शहीद हो जाते हैं। ये नेताओं का खेल है, इनकी नजरों में शहादत को मायने नहीं रखती। ये बेरहम राक्षस हैं। चुनाव जीतने के लिए किसानों की भी हत्या हो सकती है, जवानों की भी हत्या हो सकती है। घपले वपले तो नॉर्मल बात है लोकतंत्र में, 70 साल से हम सब देख ही रहे हैं। अब एक चीज और है, मैं तो लिख के लाता हूं ताकि मैं आउट ऑफ ट्रैक ना हो जाऊं। अब देखो, जनता है, जनता कुछ भी सोच सकती है। तो जनता ये भी सोच रही है कि जब बंगाल का चुनाव घोषित होने वाला था, बात सोचना मेरी बड़ी गंभीर बात है, मजाक की बात नहीं है। जब बंगाल का चुनाव घोषित होने वाला था चुनाव आयोग के द्वारा, तो जेपी नड्डा चुनाव घोषित होने से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये तो सबको पता होगा, नई बात कुछ भी नहीं है इसमें। तो जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उनमें नया नया जोश चरमरा रहा था। तो जैसे ही चुनाव घोषित हुआ या होने वाला था, तो जेपी नड्डा जी को लगा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं तो कुछ करके दिखाऊं और पूरे देश को दिखाऊं कि जेपी नड्डा में क्या दमखम है। यह था बेसिक कॉन्सेप्ट जेपी नड्डा की खोपड़ी में। तो जेपी नड्डा ने बंगाल में डाई मारी और वहां पे प्रचार शुरू करने का उद्घोष किया। 1-2 दिन तो प्रचार किया, लेकिन फिर अमित शाह जी से सहन नहीं हुआ। तो जेपी नड्डा को आनन फानन कोरोना घोषित किया गया और जेपी नड्डा जी अस्पताल में जाके लेट गए। बोले, प्रभु मुझे तो कोरोना हो गया, मैं प्रचार ना तो कर सकता और ना मैं इस बंगाल चुनाव में कुछ खास कर सकता। जेपी नड्डा को कोरोना मरीज बना के लिटा दिया। फिर अमित शाह जी बीच में आए और प्रचार शुरू करा और उद्घोष हो गया चारों तरफ कि चुनाव में जो ये तेजी आई है ये अमित शाह की चाणक्य नीति से आई है। अब देखो, बीजेपी में भी षड्यंत्र चलते हैं। कहने को दुनिया कह रही है कि मोदी जी की और अमित शाह की जोड़ी डबल इंजन गोल्ड प्लस कैप्सूल बने हुए हैं, कुछ कुछ डायलॉग चलते हैं। लेकिन इन रियलिटी जिस तरह की कहानी चल रही है उससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि मोदी जी नहीं चाहते अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बने या बीजेपी पर हावी हो। इस चीज को नोट कर लेना। अब वो कैसे ये बात सत्य सिद्ध होती है मेरे वाली कि मोदी जी अमित शाह को प्रमोट नहीं करना चाहते या देश के लिए हानिकारक समझते हैं या चाहते हैं कि अमित शाह देश का प्रधानमंत्री ना बने। चुनाव घोषित होने से पहले प्रचार शुरू किया गया बंगाल में बीजेपी के द्वारा। जेपी नड्डा को कोरोना हो गया, अमित शाह ने बागडोर संभाल ली। अब
क्योंकि चुनाव जीतना है और लगभग निश्चित है कि चुनाव बीजेपी जीत रही है ईवीएम के सहारे। भाई जो हो रहा है वो बता रहा हूं, मैं कोई बीजेपी समर्थक नहीं हूं कि जीत का उद्घोष मैंने कैसे किया, लेकिन ईवीएम बीजेपी कैंडिडेटों की कारों में मिल रही हैं, निकल रही हैं, कुछ कहानियां इस तरह की आ रही हैं। कोयला घोटाले की वजह से ममता बनर्जी अपने पैर तुड़वाने का नाटक करके व्हील चेयर पे घूम रही है, क्योंकि वो बहाना तलाश कर रही है कि प्रचार ना करना पड़े। बीजेपी भी गायब है, वो सॉरी कौन सी, वो कांग्रेस गायब है प्रचार से। मतलब वहां पे बीजेपी अकेली चुनाव लड़ रही है, एक तरह से फीलिंग ऐसी आ रही है। तो अब चुनाव में अगर विजय होती है तो अमित शाह की जय जयकार होनी चाहिए या मोदी जी की जय जयकार होनी चाहिए। तो मोदी जी का यह मानना है कि मोदी जी अगर 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनेंगे तभी बन पाएंगे जब बंगाल चुनाव का श्रेय मोदी जी के सिर पे ताज के रूप में रखा जाएगा कि जी चुनाव बंगाल में, केरल में इधर उधर जीते हैं तो ये मोदी जी की वजह से जीते हैं। अब जब तक अमित शाह जी लगे रहेंगे प्रचार में तो मोदी जी को कौन पूछेगा। तो मोदी जी ने प्रभु से प्रार्थना करी, अब पता नहीं कांग्रेस के नेताओं से प्रार्थना करी, विपक्ष से प्रार्थना करी, भगवान से प्रार्थना करी या किससे करी, पर उन्होंने प्रार्थना करी भगवान की तरफ देख के कि कुछ ऐसा करो कि अमित शाह बीच में से हट जाए और बंगाल चुनाव में जो जीत का श्रेय है वो मोदी के सिर रखा जाए। तो भगवान ने सुनी या विपक्ष के नेताओं ने सुनी या किसने सुनी भगवान जाने, लेकिन ये नक्सलवाद वाला धमाका हो गया, हमला हो गया, 22 जवान शहीद हो गए और अमित शाह को बंगाल से फारिग कर दिया कि भाई तू ना जाके अपना अब गृह मंत्रालय संभाल ले। तो अब अमित शाह गृह मंत्रालय संभालने में लग गए हैं। 10-5 दिन बचे हैं बंगाल के चुनाव के प्रचार के, तो अमित शाह बंगाल में नहीं जाने वाला और मोदी जी प्रचार करके वोटिंग करा के जो भी नतीजा आएगा उसका श्रेय अपने ऊपर लेंगे कि मैं हूं असली हीरो। अब देखो, अगर असली हमला होता, चिंतन करना इस बात पे, मेरे पे लांछन लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर चिंतन करना अकेले में बैठ के। अगर असली हमला होता तो राहुल गांधी के भोंपू उर्फ रणदीप सुरजेवाला का बयान आ जाता कि ये बीजेपी सरकार की नाकामी है या अमित शाह की नाकामी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। राहुल गांधी जी की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है अमित शाह के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ। अगर रियलिटी में यह हमला असली होता तो राहुल गांधी लठ चढ़ा देता संसद भवन में खड़ा होके, संसद में चिल्ला चिल्ला के ये बीजेपी की नाकामी है, मोदी जी की नाकामी है, अमित शाह की गृह मंत्री की नाकामी है। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। और राहुल गांधी का जो भोपू है उर्फ रणदीप सुरजेवाला, वो भी बिल्कुल साइलेंट है, अभी तक उसका कोई बयान नहीं आया है। तो ये चीजें नोट करने वाली हैं कि देश में हो क्या रहा है। लेकिन देश में ये हो रहा है कि मोदी जी को अमित शाह अपने साथ प्रचार में शामिल नहीं चाहिए, तो उसके लिए जो हो रहा है वो हो रहा है। अब अमित शाह बंगाल में प्रचार नहीं कर पाएगा, चुनाव में जहां भी बीजेपी जीतेगी हारेगी उसका श्रेय ओनली मोदी को जाएगा। ठीक है। अभी मैं 2 दिन पहले एक प्रशांत किशोर नाम के व्यक्ति का
वायरल सुन रहा था वीडियो फेसबुक पे, कल सुना मैंने, तो उसमें यह दावा किया गया कि 1 महीना पहले प्रशांत किशोर ने अपने इंटरव्यू में बता दिया था कि जवानों की शहादत वाला कोई एपिसोड बीच में आ सकता है बंगाल का चुनाव जीतने के लिए। तो भविष्यवाणी तो महीना पहले ही हो चुकी इन हमलों की। प्रशांत किशोर का अगर हम इंटरव्यू सुन के आइडिया लगाएं, मैंने तो कल सुना है प्रशांत किशोर का इंटरव्यू, वायरल हो रहा है लाइव पे फेसबुक पे, आप लोग सुनो। टोटल प्रोग्राम देश में षड्यंत्रबाजी वाला चल रहा है, सब मिले हुए हैं आपस में। तो अमित शाह को किनारा किया गया है प्रचार से। रियलिटी ये है सारी स्टोरी की। मोदी अकेले श्रेय लेना चाहता है हार जीत का, जो भी नतीजा रहेगा उसका। और 99.9% जिस तरह की घपलेबाजी चल रही है, मैं तो एडवांस में बता रहा हूं, बंगाल में या चुनाव के नतीजों में बीजेपी को जीता हुआ दिखाया जाएगा और फिर यह कहा जाएगा कि किसान आंदोलन सिर्फ दिल्ली के बॉर्डरों पर ही है और वो भी हरियाणा के किसानों की वजह से। यानी कि ठीक रहा तो हरियाणा के किसानों के ऊपर ही फोड़ना है मोदी ने। वो तो षड्यंत्र इनका 2 दिन पहले कामयाब नहीं हुआ, जब एक बुड्ढे का लठ मार के सर फोड़ा था। तो चाह तो ये रहे थे बीजेपी वाले कि किसान एक्साइटेड हो जाए, जोश में आ जाए, उग्र हो जाए और मार धाड़ करे और फिर से हरियाणा वालों को गोली से भून देंगे, जैसे 30 से ज्यादा जाट बच्चों को जाट आरक्षण के नाम पर सिर में गोली मार के शहीद कर दिया था। असली हरामखोर हैं वे इनके भाई जो बीजेपी की मदद करते हैं। बीजेपी ने जाटों को आज जाट आरक्षण में मरवाया और आज अगर बीजेपी की कोई मदद कर रहे हैं ना जाट, तो समझ लो असली हरामखोर है 1 नंबर का। कोई रहम नहीं है उसके दिल में। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।